आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोगों ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सबका कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, बट एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, वो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड्स अपने सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लैंथेनाइड्स है, तो लैंथेनाइड्स को अपन पढ़ेंगे। आप लोग जो भी न्यूली एडमिटेड लोग हैं उनके लिए एक चीज क्लियर बता दें, जो भी लोग बाद में आए हैं उन लोगों के लिए ये चीज क्लियर बता दें, शुरुआत के जब भी आप कोई भी नए स्टूडेंट हो, या आप वीडियो देख रहे हैं या आप वीडियो बाद में देखें, शुरुआत के लेक्चर्स यूट्यूब से होते थे, तो केमिस्ट्री बाय लीजेंड्स चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, वीडियोस में नहीं जाएंगे, सामने में चैनल वीडियो में नहीं, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना होगा, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में सीरियल लेक्चर्स होंगे, ऊपर से सारे सीक्वेंस में लेक्चर्स होंगे। जब तक सीक्वेंस में वहां लेक्चर होगा, करीब करीब वो आई थिंक 20 या 22 अगस्त तक का वो सीक्वेंस में लेक्चर्स होगा। वहां तक के लेक्चर्स आपको ऐप वहीं पर मिलेंगे, ऐप पर नहीं है। उसके बाद के सारे लेक्चर्स ऐप पर आ गए। जब हमने YouTube पर बंद किया है पढ़ाना, उसके बाद सारे लेक्चर्स ऐप पर आ गए हैं, लेकिन वहां से आगे तो आपको दो फेज में काम करना है। फेज 1 में पहले कंप्लीट करना है YouTube के लेक्चर्स। जब वो लेक्चर्स आप कंप्लीट कर ले, फिर आप आए ऐप पर, फिर आप ऐप के लेक्चर्स कंप्लीट करें। तो ऐप के लेक्चर्स में आप कभी देखोगे डेट लिखा रहता है, कभी देखोगे डेट नहीं लिखा रहता, उतना मतलब मेंटेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कभी कभी डेट वीडियो के ऊपर में ही लिख दिया जाता है, कभी कभी हम डेट नहीं लिख पाते हैं। तो आप जैसे ही किसी भी वीडियो को खोलेंगे, वीडियो खोलने के साथ आपको यहाँ पर डेट कोना में मिल जाएगा, कॉर्नर पे वहां पे डेट लिखा रहता है बोर्ड पर, आपको अच्छे से पता है। हर लेक्चर में डे 1 से पहले क्लास से वहां पे मैं लिख दिया करता हूं कि डेट आपकी ये है, इस डेट की आज लेक्चर चल रही। तो आप उस तरीके से उस डेट को करें। फिर भी मैंने बहुत सारे डेट्स लिख भी दिए हैं, ऊपर में भी लिख दिया, लेकिन कभी कभार भूल जाता हूं, जिसकी वजह से वो सीक्वेंस में नहीं मिल पाता हूं। मुझे ये अच्छे से समझ में आती है चीज कि सीक्वेंस में ऐप वाले वीडियोज शायद नहीं मिल पा रहे होंगे कुछ लोगों को। इसका उपाय हमने ये बताया, आप जब भी वीडियो को खोलेंगे तो आपको वहां डेट दिख जाएगा, तो आप डेट बाय डेट सर्च करें, क्योंकि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास जब भी चलती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यही टाइमिंग रहती है, 9:15 से 10:15 टाइम आपकी इसी में रहती है। तो जाहिर सी बात है, आप कैलेंडर निकालें, देख ले कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे का ही होना चाहिए। कभी कभी बीच में 1-2 लेक्चर कैंसिल भी हुए हैं, अभी तक में टोटल शायद 2 या 3 दिन लेक्चर बीच में कैंसिल हुए। जैसे एक लेक्चर तो जस्ट पिछले दिन आपका कैंसिल हुआ था, तो कुछ मेडिकल रीजन से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो पिछला दिन मतलब 28 का जो लेक्चर था मंडे का, तो 28 मिलेगा ही नहीं आपको, बाकी आपको सारे मिल जाए, टोटल होंगे। मतलब आपको पहले YouTube से क्लियर करना, फिर ऐप बनाना, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लैंथेनाइड्स। अच्छा टॉपिक है, आप सीधा सीधा समझिए ना। नीट का एक क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक से एक क्वेश्चन आने ही होते नीट में और जेईई मेन में, जिसमें कि नीट में मोस्टली जो एक क्वेश्चन होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट, या कलर, यही 3 चीज पूछा जाता है। जेईई मेन में भी यही 3 चीज। आईआईटी जेईई या जेईई एडवांस्ड के सिलेबस में एफ ब्लॉक नहीं होता है, वहां एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं। बट नीट में और जेईई मेन में एक क्वेश्चन होता है जो चुटकी बजाने के साथ सॉल्व हो सकता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन को अच्छी तरीके से आ जाइए। आप लिखते हो 2A ग्रुप, और फिर लिखते हो 3B ग्रुप, फिर लिखते हो 4B ग्रुप। आप लिखते हो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। यहां पे बगल में लिखते हैं आप स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनम। यहां पे आप बगल में लिखते हैं टिटेनियम, ज़िरकोनियम, हॉफनियम एंड रदरफोर्ड। अब आप एटॉमिक नंबर देखो, 20,
21, 22, 38, 39, 40, 56, 57, लेकिन 58 नहीं, 72। यही वाले एलिमेंट्स जो मिसिंग, इसी को आप लैंथेनाइड्स बोलते हो, हमने आपको पढ़ाया 88, 89 और 104। फिर जो यहाँ मिसिंग है इसी को आप एक्टिनाइड्स बोलते हो, 58 to 71। और ये पीरियोडिक टेबल आगे इस तरह से बढ़ जाता है, और ये आपका फोर्थ पीरियड होता है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। अब आप यहां इसको नीचे लगा देते हो, ये वर्नर का किया हुआ क्लासिफिकेशन है। ये जो आप लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स को नीचे लगाते हो, ये आपका वर्नर्स क्लासिफिकेशन है, हमने पीछे पढ़ाया भी है। ये आपका लैंथेनाइड सीरीज यहाँ है, और ये एक्टिनाइड, आप इसको बोलते हो लैंथेनाइड्स और लैंथेनोन्स, या लैंथेनोइड्स भी बोलते हो, एक्टिनाइड्स और एक्टिनोन्स और एक्टिनोइड्स भी बोलते हो। अगर आपसे पूछा जाए इनके बारे में, 6th पीरियड एलिमेंट आप बोलेंगे, और इनके बारे में तो आप बोलेंगे सारे के सारे ये 7th पीरियड एलिमेंट्स। n इक्वल्स टू 6, और ग्रुप इनका भी 3b, और ग्रुप आप इनका भी 3b, 3b ग्रुप दोनों के। अब अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्ली लैंथेनाइड्स के बारे में, लैंथेनाइड्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सॉरी, हाँ ठीक है, लैंथेनाइड्स पे लिख रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लैंथेनाइड को आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं, बट नॉट एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स को आप रेयर अर्थ नहीं बोल सकते हैं, आप लैंथेनाइड को रेयर अर्थ बोलते हैं, एक्टिनाइड्स को नहीं। लेकिन हमने ये भी आपको पढ़ाया है, रेयर अर्थ बोलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अर्थ में वो रेयरली पाए जाते हैं। रेयर अर्थ does not mean rare abundances of lanthanides in earth। अच्छे से समझोगे, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ कि अर्थ में लैंथेनाइड्स रेयर पाए जाते हैं। लोगों को मिसकॉन्सेप्शन यही है, एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स अपन इसलिए बोलते हैं कि इसका मतलब हुआ कि अर्थ में रेयर पाया जाना। जी नहीं, रेयर नहीं पाए जाते। आप जानिए इसमें से एक्सेप्ट प्रोमीडियम सारे के सारे अर्थ में आयोडीन से ज्यादा पाए जाते हैं, और आयोडीन अर्थ में अच्छे खासे अमाउंट में पाए जाते हैं, वो मेन ग्रुप एलिमेंट में है, पी ब्लॉक में है। इनमें से सारे के सारे एक प्रोमीडियम को छोड़ के आयोडीन से ज्यादा पाए जाते हैं, तो आप इनको रेयर कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, प्रोमीडियम को छोड़ के क्यों? क्योंकि प्रोमीडियम एक मैनमेड एलिमेंट है। लैंथेनाइड्स का एकमात्र वही एलिमेंट है जो मैनमेड है। कौन? प्रोमीडियम। आ जाओ, एक्सेप्ट PM, they all are more abundant than iodine। ये सारे के सारे आयोडीन से ज्यादा पाए जाते हैं इन अर्थ क्रस्ट। आप इस बात से चौंकिए कि सीरियम तो उतना ज्यादा पाया जाता है करीब करीब जितना कॉपर। अच्छे से, सीरियम is as much abundant as much copper। लैंथेनाइड्स सारे एलिमेंट नेचुरल है और उनके आइसोटोपिक एलिमेंट है वो ज्यादातर। लैंथेनाइड सारे नेचुरल है, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव और मैनमेड नहीं है एक्सेप्ट प्रोमीडियम।
except PM, they all are natural elements, मतलब that is not man-made, man-made नहीं है। प्रोमीडियम के बारे में आप जानिए, फर्स्ट प्रिपेयर्ड या फर्स्ट मेड यूएस में बनाया गया था, जगह का नाम है कोई सिटी है, ओक रिज। जानना आपको जरूरी नहीं है, ऐसे इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया। ओक रिज यूएस में ये इन 1946 प्रोमीडियम। तो इसीलिए आप इसको छोड़ के बोल रहे हो कि सारे लैंथेनाइड्स जो है वो नेचुरल है और मैनमेड नहीं है, बिल्कुल भी। तो सब के सब अर्थ में पाए जाते हैं और सारे के सारे आयोडीन से ज्यादा पाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर सीरियम की पर्टिकुलरली बात की जाए, ये तो काफी ज्यादा पाया जाता है। कितना ज्यादा? तो उतना ही लगभग जितना कॉपर पाया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज में अभी लैंथेनाइड्स को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। लैंथेनाइड्स के बारे में बहुत सारी बातें और करनी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो आप फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले, मैं सामने से हट रहा हूं। तो लैंथेनाइड्स में सारे एलिमेंट नेचुरल हैं, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है। ये लिखा हमने सबके अबंडेंस के बारे में, देखिएगा। लैंथेनाइड्स having isotopic abundances, देखिएगा चीज। नेचुरल आइसोटोप्स, हम लोग नेचुरल आइसोटोप्स की बात करें, आर्टिफिशियल की बात 11th-12th में नहीं की जाती है। इवन एटॉमिक नंबर हमेशा हमने पढ़ाया था शुरू में, याद कीजिए यूनिट 1 में जो चीजें हुई थी उसमें बताया था, इवन एटॉमिक नंबर वाले ऑड वाले से ज्यादा आइसोटोप्स रखते हैं, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। Even atomic number elements having more number of isotopes, natural and stable isotopes, stable isotopes, then that of वही चीज, वही आइसोटोप्स, लेकिन किसके? बगल वाले और एटॉमिक नंबर, बगल वाले और एटॉमिक नंबर्स के रिस्पेक्ट में जो इवन वाले हैं वो ज्यादा आइसोटोप्स दिखाते हैं। इसको हार्किन्स रूल कहा जाता है, इसे हार्किन्स रूल बोला जाता है। जैसे हमने दिखाया भी था पी ब्लॉक में कि अगर आप बोरॉन लो, देखो और एटॉमिक नंबर 2 आइसोटोप है, कार्बन के पास इवन एटॉमिक नंबर 3 आइसोटोप्स। फिर आप नाइट्रोजन ले लो, और एटॉमिक नंबर 2 आइसोटोप्स हैं, बट आप ऑक्सीजन ले लो, इवन एटॉमिक नंबर 3 आइसोटोप्स है। आप फ्लोरीन ले लो, आइसोटोप्स है ही नहीं। तो इवन वाले का हमेशा आइसोटोप्स की संख्या ज्यादा होती है। ये चीज अब इसमें भी लगेगा। सीरियम 58 4 आइसोटोप्स होते हैं, पीआर, एनडी, पीएम का तो होगा ही नहीं, क्यों? मैनमेड है, नेचुरल की बातें चल रही है। एसएम, EU, ZD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, LU। इसके एक आइसोटोप देखो, फिर इवन 7 आइसोटोप, 7 आइसोटोप, फिर 0, फिर देखो इवन, फिर 7 आइसोटोप, 63, 64, 63 देखो इवन, 8 ऑड, 8, 64 7 आइसोटोप्स। ये देखो 66 7 आइसोटोप्स। यहां फिर होता है 8, 63 का 2 होता है,
67, फिर आ जाओ 8, 68, 6, फिर देखो इवन आ गया, बढ़ गया, फिर आ जाओ 69, 8, 70, फिर आ जाओ इवन आ गया, इवन आ गया, तो इवन में फिर यहां पे हो जाता है 7, फिर 71, 2। तो आप क्या देख रहे हैं? आपको ये नहीं है कि हम ये नहीं फोकस करवा रहे कि देखो जी नंबर ऑफ आइसोटोप्स रट जाओ। आप क्या देख रहे हैं? जो इवन वाले हैं वो या तो 6 या 7 शो कर रहे हैं, ऑड वाले हैं वो 1 या 2 शो कर रहे हैं। आप कंक्लूजन पे जाए, इवन एटॉमिक नंबर क्या शो कर रहा है? 6 और 7 आइसोटोप्स। और ऑड एटॉमिक नंबर आप ये देखिए कंक्लूजन, ऑड एटॉमिक नंबर क्या शो कर रहा है? 1 और 2 आइसोटोप्स। बस यही आपको समझाना चाह रहा है। ये बड़ा अच्छा चीज हमने कंक्लूड किया, वो हमने दिखाया, लेकिन ये आपके काम की चीज नहीं है, ये आपके काम की चीज। हमेशा इवन एटॉमिक नंबर हमने आपको पढ़ाया, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल आइसोटोप्स टीन का होता है। 10 आइसोटोप्स होते हैं टीन के, 10 हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल आइसोटोप्स टीन का, और टीन का भी एटॉमिक नंबर इवन है। आप यूरेनियम का देखिए, यूरेनियम क्या है? 92 बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, आपने सुना होगा। थोरियम बहुत सारे आइसोटोप्स होता है, आपने सुना होगा। तो इवन एटॉमिक नंबर वाले का पीरियोडिक टेबल में मोस्टली आपको ज्यादा आइसोटोप्स दिखेगा, किसके रिस्पेक्ट में? ऑड वाले के रिस्पेक्ट। ठीक है, इंग्लिश। तो लैंथेनाइड्स के आइसोटोपिक एबंडेंस पे ये जो आइसोटोप्स लिखा गया, ये सारे कौन से लिखे गए? नेचुरल। ये सारे नेचुरल आइसोटोप्स की बातें की गई। तो आप देख रहे हो एक सीरियम में 4, अदरवाइज हमेशा 6-7 वही आ रहा बार। बाकी आपको एग्जैक्ट याद रखना जरूरी नहीं है, आप ये बोल लो, ये काफी। तो आइए लैंथेनाइड्स को कैरेक्टराइज कर रहे थे हम लोग, लैंथेनाइड्स के बारे में चीजों को समझ रहे हैं। और लैंथेनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन पर जाने से पहले हम लोग 12th के कंटेंट को, ये 12th का सिलेबस, मतलब अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आपके बोर्ड में आएगा। क्वेश्चंस को पूछने का तरीका समझो कि बोर्ड से क्वेश्चन कब आएगा। वो सारा क्वेश्चन बोर्ड का हो सकता है जब भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक 12th में पढ़ना होता है। जब भी आप एफ ब्लॉक एलिमेंट का कुछ भी पढ़ते हैं तो वो बोर्ड का आ गया, मतलब 12th वाला एरिया आ गया। जब भी आप पी ब्लॉक में बोरॉन और कार्बन फैमिली के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो आप 11th में, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में कुछ पढ़ते हैं, या हेलोजन फैमिली के बारे में कुछ पढ़ते हैं, या इनर्ट नोबल गैसेस के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो वो 12th आ गया। तो हम लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कई बार बोला है पीछे के लेक्चर्स में भी कि दोनों चीजें मिली हुई है। क्या दोनों चीज? 11th की और 12th की चीजें मिली हुई कंबाइंड रूप से चलती। सिर्फ 11th, सिर्फ 12th कभी नहीं चलेगा। सिर्फ 12th चलेगा आखिरी समय में, जब आप कोऑर्डिनेशन के पास पहुंचोगे, वो बोर्ड के लिए, आपका प्योर बोर्ड के लिए उस समय में चलेगा सिर्फ 12th। अदरवाइज उससे पहले कॉम्पिटिटिव इनऑर्गेनिक चलती है, कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री चलती है, जिसमें 11th 12th के साथ 9th और 10th की चीजों को अपन इंक्लूड करते हैं। हमने बार बार आपको बोला है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9th और 10th की केमिस्ट्री भी पूरी डाली हुई है। क्यों? आप वहां से पाप करके आए, मतलब पढ़े नहीं हो ठीक से केमिस्ट्री। ज्यादातर लोग 9th 10th में केमिस्ट्री सही से नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से 11th 12th में आकर उनकी केमिस्ट्री खराब होती है, क्योंकि 9th 10th में सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक के ही पढ़ने। एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इनऑर्गेनिक है, केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलो इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इनऑर्गेनिक फिजिकल दोनों। तो मोस्टली इनऑर्गेनिक के वहां चैप्टर्स रहते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट इनऑर्गेनिक। और 9th 10th लोग सही से नहीं करते हैं केमिस्ट्री में, इसी वजह से यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है 11th 12th। तो हम लोग चारों साल के कोर्स को कवर करते हैं। चलिए आगे सर। नेचुरल आइसोटोप का मतलब सर? आइसोटोप्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपस के न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होते हैं, और आर्टिफिशियल हम बम्बार्डमेंट करवा करके करवाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन ऐड करके हम लोग आइसोटोप्स करवाते हैं। जबकि नेचुरल में न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से वो नेचुरल होते हैं, उसमें हम बाहर से कोई एफर्ट नहीं लगाते। कार्बन 12 में 12 में भी पाया जाता है, मोस्टली 12 में ही पाया जाता है, कभी कभार 13 में भी पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन 1 2 3 4, जैसे मान लो एग्जांपल एक ले लेना, अगर पूछ ले रहे हो इसको नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल।
अगर कोई पूछ लियो तो इसको फिर से डिस्कस कर लो, पीछे हमने पढ़ाया वैसे डिटेल। मान लो एक एलिमेंट ले लेते हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ले लोगे तो H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, मतलब बहुत कुछ है। अब बोलोगे कि सर हम लोग 3 तक जानते थे, तो आपकी गलती। आप इसको प्रोटियम बोलते हैं, आप इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, आप इसको ट्रिटियम बोलते हैं, आप इसको क्वाड्रियम बोलते हैं। उधर वाले के कोई स्पेसिफिक नाम नहीं। ये 1766 में आया, ये 1931 में आया, ये 1934 में आया, ये 1970 के अराउंड आया, मतलब ये इधर और बात है। अब देखो ये तीनों जो है इसमें वो नेचुरल आइसोटोप्स, कौन तीनों? 1 2 3, ये नेचुरल आइसोटोप्स तीनों। और यहां ऑनवर्ड्स जो है सारे वो आर्टिफिशियल है, इसीलिए आप उनको नहीं जानते। क्वाड्रियम भी आर्टिफिशियल आइसोटोप्स, तो आर्टिफिशियल होने की वजह से आप उनको नहीं जानते थे। 1 2 3 इनके नेचुरल है, इधर वाले सारे आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। फिर आ जाओ, अब इन नेचुरल में भी सिर्फ ये और ये ही है जो स्टेबल है। Only H11 and H12 are stable। जो आर्टिफिशियल होते हैं वो तो स्टेबल कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन ये नेचुरल होके भी अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। इसकी उम्र हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड 12.5, T half 12.32 years। और इन अगर क्वाड्रियम की वहीं पर आप हाफ लाइफ पीरियड देखें, मतलब कितना अनस्टेबल है क्वाड्रियम का, अगर देखें 10⁻⁻23 सेकेंड, एक सेकंड का 10⁻23 टाइम्स उसका हिस्सा 1/10⁻23, मतलब सोचो कि कितना शॉर्ट टर्म। और ये 12.32, जबकि अनस्टेबल है तब इतना है। ये लोग तो स्टेबल है, अर्थ खत्म हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन से दूसरे चीज में नहीं बदले, वो स्टेबल है। अब आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, चूंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट से कौन? लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स नाम क्यों पड़ा? ऐसा नहीं बोलोगे कि लैंथेनम के बाद है इसलिए नाम लैंथेनाइड्स पड़ा। लैंथेनाइड नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये एलिमेंट लैंथेनम से काफी सिमिलर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैंथेनाइड नाम क्यों पड़ा? लैंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है पिछले क्लास में, ज़ेनॉन 6s2 हमने किया था, 3b ग्रुप है तो 4f05d1, आपको याद रहना चाहिए। अब इधर जो है सीरियम 5082, ल्यूटेशियम 71, इनके कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए। ज़ेनॉन 6s2 4f1 to 14, ध्यान दो ये वहीं पड़ा हुआ रह जाएगा और अब ये भरना शुरू कर देगा, ये कभी कभी 0 भी हो जाएगा, 0 1। यही लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छे से देखो, ठीक से। और चूंकि ये दे आर वेरी सिमिलर विथ लैंथेनम बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर हम गुणों के बारे में बात करें
अगर हम बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर्टीज, अगर हम गुणों के बारे में बात करें तो ये काफी सिमिलर है लैंथेनम से, सो कॉल्ड लैंथेनाइड्स, इसीलिए इनका नाम हमने लैंथेनाइड्स रखा। लैंथेनाइड्स बोलने का ये रीजन बिल्कुल नहीं है कि लैंथेनम के बाद है, इसलिए लैंथेनाइड्स। क्लियर होंगी ये चीज। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, Xenon 6s2 4f1 to 14 5d01। अब आ जाओ, इसमें एक ट्विस्ट है, क्या है ठीक से देखो। actually these elements having different electronic structures, अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, structures in different physical states means solid and gases, अच्छे से ऐसा किसी एलिमेंट के साथ नहीं होता है। क्या मतलब हुआ सर, क्लियर करो ना। चलो क्लियर कर देता हूं। आप सोडियम को गैस में लिखो तब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे नियॉन 3s1। आप सोडियम को सॉलिड में कॉन्फ़िगरेशन लिखो तब भी लिखोगे नियॉन 3s1। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई लैंथेनाइड का उठा के कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सैमेरियम 62, आप सैमेरियम को गैस में लिखो, देखो कॉन्फ़िगरेशन Xenon 6s2 4f6, 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 0। लेकिन अब आप सैमेरियम को सॉलिड में लिखो, सॉलिड में, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन Xenon 6s2 4f5 5d1। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं है, सीधे एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आपको सैमेरियम का ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ये वाला, ये आपको दिखेगा भी नहीं, ये आपको नहीं दिखेगा। तो फिर क्या, मेरे को शौक है कि सिलेबस से बाहर जाके पढ़ाऊं। पॉइंट क्या है जरा समझो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा बेसिक रीजंस पे जाके इनऑर्गेनिक को पढ़ोगे तो रटने का लफड़ा खत्म होता है। जो एक्सेप्शंस या इररेगुलरिटीज की आप बात करते हैं उससे आप बच पाएंगे जब आप उसके बेसिक्स पर जाकर के देखेंगे। आपको लैंथेनाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है 12th के एग्जाम में, तो खैर इतनी बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती, जेईई में नीट में पूछी जाती है। डेंसिटी का ऑर्डर पूछा जाता है, तो भैया मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड फेज का ना डिफाइन करोगे, डेंसिटी लैंथेनाइड्स के सॉलिड फेज का डिफाइन होता है, सॉलिड लैंथेनाइड मेटल्स का डिफाइन होता है। ये सब चीज डिफाइन होगा सॉलिड फेज में, तो उनके सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉलिड फेज वाले कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्टेड होगा। तो अगर आप सिर्फ गैस फेज का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के निकल जाएंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन तो सीख जाएंगे, लेकिन आप सॉलिड वाली प्रॉपर्टी को रिलेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले को कहां पता होता है कि गैस पढ़ रहे हैं कि सॉलिड, वो तो कभी लाइफ में ध्यान भी नहीं देते उस बात, कभी सोचते भी नहीं है। आप ही में से किसी ने कभी नहीं सोचा होगा जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या फेज की, कभी कोई चर्चा, कभी कोई टीचर चर्चा नहीं करते हैं। एक्चुअली सारे फेज में सेम कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, लेकिन लैंथेनाइड्स में ऐसा नहीं होता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि लैंथेनाइड्स में क्यों सॉलिड फेज में जाकर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके पीछे का लॉजिक ये है, हमने आपको पीछे थोड़ा सा पढ़ाया है, आप पीछे अगर लेक्चर को याद करो तो थोड़ा हमने पढ़ाया है, वो चीज ध्यान दो। पढ़ाया हमने ये है कि जब कोई ऑर्बिटल का एटॉमिक नंबर बढ़ते जाए तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो 2s हो, 3s हो, 4s हो, 6s हो, 4f हो, 5d हो, यदि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है,
और लैंथेनाइड्स के समय में जाके 4f और 5d की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि 4f का इलेक्ट्रॉन आराम से 5d में और 5d का इलेक्ट्रॉन कंफर्टेबली 4f में आता है। जो आप 4s 3d के लिए करते हो क्रोमियम में, हमने आपको बताया है कि क्रोमियम में 4s और 3d में जरूर बोलते हो कि 3d की एनर्जी ज्यादा है, बट एनर्जी बहुत क्लोज होती है। वही चीज लैंथेनाइड में 4f और 5d के बीच होता है कि दोनों की एनर्जी बहुत क्लोज होती है, बहुत क्लोज। इसीलिए सॉलिड में जब ले जाओ तो एनर्जी और क्लोज, क्योंकि सॉलिड में ऑर्बिटल्स क्लोज होंगे और क्लोज, इलेक्ट्रॉन आराम से 5d का 4f में आ जा पाता है। तो सॉलिड में ज्यादा क्लोज होने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गैस के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। सर इसको और अच्छे से क्लियर कीजिए ना, खुल के सामने आए, चीजें सर ओपन होके आए। और कंपटीशन में सर क्या पूछेगा, सब चीजों को बताइए सर, टोटल चीज आपको समझा दे रहे हैं। पहले आप ये समझ लो, आपसे एग्जाम में आज तक के इतिहास में कभी भी फेज पर बातें नहीं की गई है। रेयर ही कोई, आप एमएससी भी पढ़ लीजिए, रेयर ही कहीं पर फेज पर कुछ सवाल लिखा हुआ है। फेज तो एमएससी वगैरह में भी कहीं नहीं लोगों को पूछा जाता है। लेकिन हाँ, मेल्टिंग पॉइंट को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो आपको सॉलिड फेज को जानना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन, डेंसिटी के लिए जानना पड़ेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जानना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजों में आपको अल्टीमेटली वो फेज पर समझना पड़ेगा। सॉलिड फेज का जानना जरूरी है, इसीलिए सॉलिड फेज आपको पकड़ के सिखाया जा रहा है। नहीं कुछ पूछा जाए सर तो क्या होगा, गैस वाला फेज होगा। नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, नीट 2016 दो बार पेपर हुआ था 2016 के नीट में। पहली बार हुआ जो था उसमें तो कुछ सेंटर्स पर उसका कैंसिल हो गया था, पेपर लीक होने की वजह से। तो जहां पे भी कैंसिल हुआ था वहां पे फिर दोबारा हुआ। नीट 2016 में 2 फेज हुआ, तो कुछ बच्चों को जिनका कैंसिल हुआ उनको दोबारा से देने के लिए पेपर मिला। पहला वाला मई में होता, सेकंड वाला जुलाई में हुआ। तो जो दोबारा दिया बच्चा पेपर, उसको 2 महीना एक्स्ट्रा मिला, इसीलिए पेपर तो इजी देगा नहीं। तो जो जुलाई वाला पेपर दिया वो पेपर टफ हो गया, काफी टफ हो गया। जब काफी टफ हुआ तो उसमें एक क्वेश्चन लैंथेनाइड से भी डाला गया। लैंथेनाइड से जब क्वेश्चन डाला गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया। 4 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन एक ही क्वेश्चन में पूछ डाला। यूजुअली हर साल एक का पूछता है, 4 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन एक ही क्वेश्चन में पूछ डाला, और उसमें से 3 ऑप्शन सही थे और करेक्ट एक ही को करना था, 3 सही थे। तो एक्चुअली किसी ऑप्शन में कोई एक कॉन्फ़िगरेशन सॉलिड का था तो दूसरा गैस का, किसी में दोनों गैस का, किसी में दोनों सॉलिड का। इस तरह से करके वो 4 ऑप्शन तैयार थे और 4 में 3 सही थे। तो हमने क्या बोला, जब फेज क्लियर नहीं हो तो कौन वाला उठा लोगे, गैस फेज वाला। इन सब चीजों को थोड़ा क्लियर करके लिखना है, जो चीजें हमने बोला। आज पहले यहां पे लिख देना, ध्यान से देखो। ड्यू टू excessive closeness of 4f and 5d orbital energy, अच्छे से देखोगे, in lanthanides या in solid phase of lanthanides, अच्छे से देखोगे मजा आ जाएगा। आज और अगली क्लास जो है वो मजा आ जाएगा आपको। सॉलिड फेज ऑफ लैंथेनाइड्स, दे हैविंग a totally different electronic structures than that of gases। हमने लिखा है ड्यू टू एक्सेसिव क्लोजनेस ऑफ 4f and 5d ऑर्बिटल एनर्जी इन सॉलिड फेज ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड के सॉलिड फेज में 4f और 5d की एक्सेसिव क्लोजनेस होने के कारण एनर्जी का सॉलिड फेज में दे हैविंग अ टोटली डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स देन दैट ऑफ गैसेस फेज। गैस फेज में जो इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उससे ये कंप्लीट डिफरेंट होता है। किस तरीके से आपको नेक्स्ट पेज में हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, चीजों को क्लियर कर रहे हैं इस चीज को। और आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। आ जाओ देखो,
एक्चुअली होता क्या है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ, जो हमने पीछे पढ़ा है उसको फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं आपको। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिक्रीजेज with increasing atomic number. ठीक से, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Z के। सिंपल है चीजें, कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। अगर आपका ये न्यूक्लियस और 3 प्रोटॉन है और ये 2s ऑर्बिटल है, अगर आपका वही न्यूक्लियस है और यहाँ आपका 11 प्रोटॉन है और 2s है, और अगर आपका ये न्यूक्लियस है 19 प्रोटॉन है और वही ऑर्बिटल है 2s है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ जितनी एनर्जी होगी 2s की, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से एनर्जी कम होगी। आप समझ पा रहे होंगे, यहां एनर्जी रिलेटिवली और कम होगी इसकी तुलना में, और यहां एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो एनर्जी उसी 2s का लिथियम में ज्यादा है, उसी 2s की एनर्जी सोडियम में कम है, और उसी 2s की एनर्जी पोटेशियम में और कम है। ये क्लियर हो गई होंगी चीजें कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक नंबर बढ़ने से कम होती है। तो अगर आप एक एक्सिस पर Z लिखोगे और एक एक्सिस पर एनर्जी, तो आप कोई भी ऑर्बिटल लो 4s, ये देखो 4s, मान लो एटॉमिक नंबर 20, 4s की एनर्जी लगातार कम हो रही है, बट D और F तो हद कम होता है। ठीक से देखो, ये 4s कम 3D ज्यादा, लेकिन देखो 3D कम और 4s ज्यादा हो गया। एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद उल्टा हो गया, क्रिप्टॉन के कुछ आगे है वो, जहां पर ये कट किया। तो आप क्या देख रहे हैं, और ये एनर्जी गैप भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एनर्जी गैप भी देखो, तो अगर आप इस एनर्जी गैप को देखें तो ये भी क्लोज हो रहा है। ठीक से देखो, एनर्जी क्लोज भी हो रहा है धीरे धीरे, और कभी ये उल्टा भी हो जा रहा है। तो आप इधर क्या बोलेंगे, अबाउट रूल फॉलो हो रहा है, n+l रूल, कि जिसका n+l वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। आप इधर क्या बोल रहे हो, अबाउट रूल वायलेटेड, काम नहीं करता। कहां पे, कहां पे, इन हैवी एलिमेंट्स। कहां पे वायलेट हो रहा है, कहां टूट रहा है, हैवी एलिमेंट्स। हल्के में नहीं, हैवी एलिमेंट्स में अबाउट रूल काम ही नहीं करता है। तो लैंथेनाइड्स आर हेवियर एलिमेंट्स, वहां इसी तरीके से एनर्जी सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, अब आप पॉइंट पे, अब इस चीज को मैं समझा रहा हूं आपको। जब आप लैंथेनाइड्स के लिए जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये हैवी एलिमेंट्स हुआ, हैवी एलिमेंट्स हुआ। तो हमने क्या बोला, जो एनर्जी आएगी धीरे धीरे कम होते होते, हमने क्या बोला, एक्सेसिव क्लोज होगा। किसका किसका, 4f 5d एनर्जी गैप, और इवन मोर क्लोजर इन सॉलिड फेज ऑफ दीज एलिमेंट्स, वहां पे जाके तो और ज्यादा क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स इजीली वायलेट्स, किसको आराम से तोड़ेगा, अबाउट रूल को बहुत आराम से तोड़ पाएगा। क्या आप इसको अच्छे से समझ पाए, यस और नो बोलिए पहले। यस सर। Yes, sir. Yes, so much. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग, Yes, sir. यस सर। यस सर। सर रिपीट एक बार सर, एक बार। सभी लोग नहीं बोलते हैं।
सर एक बार रिपीट करिए सर वहाँ पे। ठीक, हमने बोला कि जब भी आप एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं ये एनर्जी कम होते जाती है। डी और एफ की एनर्जी कुछ ज्यादा ही कम होती है तेजी से। डी और एफ की एनर्जी मतलब जो रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ एनर्जी है, एनर्जी के घटने की दर है, रेट ऑफ लोअरिंग ऑफ एनर्जी, ये एसपी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है डीएफ की, इसीलिए हमने डी को बहुत तेजी से गिराया। तो जब डीएफ की बात होती है और बहुत आगे के एटॉमिक नंबर में आओ तो 4f और 5d की एनर्जी ऑलरेडी लैंथेनाइड्स में आके क्लोज हो गई। अब जब सॉलिड फेज में लाओ तो और ज्यादा क्लोज हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड में तो स्पेसिंग कम है। स्पेसिंग कम होने के का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स के बीच का गैप कम है, तो एनर्जी गैप भी कम हो जाता है एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से। तो सॉलिड फेज में, या आप सीधे बोलो कि लैंथेनाइड्स में यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से ऑबाउज रूल को तोड़ देता है। आराम से ये ऑबाउज रूल को तोड़ देता है, ऑबाउज रूल वायलेट लैंथेनाइड्स में। अब सॉलिड और गैस वाला लिखना, ये हमने पहले क्लियर समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि एनर्जी, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एनर्जी का कम होना, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एनर्जी का कम होना। देखो बोलना उतना नहीं चाहते लेकिन ऐसे समझो, हैवी एलिमेंट्स में ये n+l रूल बिल्कुल फॉलो नहीं होता, बहुत उल्टा पुल्टा हो जाएगा ये सब। हैवी एलिमेंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, इसीलिए बोला जाता है कि कंडेंस्ड फॉर्म लिखिए, शॉर्ट फॉर्म लिखिए। मतलब इनर्ट गैस को पहले लिख लीजिए। अगर मान लीजिए आप लेड के लिए लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन PV82 और आप PV82 के लिए लिखते हैं और लिखते गए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो 4s 3d लिखोगे तो, लेकिन क्रिप्टॉन के बाद तो इधर देख लो 4s 3d में उल्टा है, पहले 3d तब 4s आना चाहिए एनर्जी में। इसीलिए ये सब गलतियों को छुपाने के लिए करो क्या, तो उससे पहले सीधे लिख दो जेनॉन। जितना उल्टा पुल्टा है सब छुप गया जेनॉन लिखने पर। समझो चीजों, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म में क्यों प्रेफर किया जाता है कि एनर्जी का ऑर्डर, जितनी गलतियां उसमें पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट फॉर्म में जब इनर्ट गैस लिख दोगे तो सब उसमें जाके छुप जाएगा। इसीलिए आपको ये बार बार बोल रहे थे, पीछे भी आपको हमने ये समझाया था कि 1s से फैला फैला के मत लिखो, कंडेंस्ड फॉर्म नोबल गैस में लिखो। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नोबल गैस के फॉर्म में सिखाया था, हमने क्लियर बोला था आपको कि कंडेंस्ड फॉर्म कंडेंस्ड फॉर्म कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो, क्योंकि आगे जाके ऑबाउज रूल का कोई पार्ट पुर्जा सही नहीं है, वो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसलिए कंडेंस्ड फॉर्म जरूरी है मेरे भाई। क्लियर हुई चीजें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आज के क्लास में रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉलिड और गैस फेज में, चूंकि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पूरी एक क्लास कॉन्फ़िगरेशन और उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्लास में लोग मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट Sir.